नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें कंजम्पशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में काम करने वाली कंपनी के बारे में बात करेंगे। अपने सपोर्ट के आसपास हमें ये दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और साथ ही साथ इसका जो मार्केट शेयर है वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कौन सा स्टॉक है, कैसे फंडामेंटल्स है, चार्ट पर कैसी सिचुएशन है, कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए, कौन सा सपोर्ट है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम आपके सामने है, स्टॉक का नाम आपके सामने है व्हर्लपूल इंडिया। तो ये आपको पता है ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में कामकाज करता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाता है। तो ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 27,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2,105 रुपीज़, जो कि हमें 1.22% नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 3% के नेगेटिव रिटर्न्स 1 वीक में बनाकर दिए हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो फ्लैट ही दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके 1 ईयर के बारे में तो 3.64% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। लॉन्ग टर्म 5 इयर्स के बारे में बात करें तो अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 206% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो है 54.49, जबकि सेक्टर का पी 73.12 है। तो सेक्टर के मुकाबले पी रेशियो में सस्ता दिखाई देता है। लेकिन अगर बात करें इसके प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो वो है 10.42, जो कि सेक्टर के प्राइस टू बुक 3.05 से हमें यहाँ पर महंगा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके डिविडेंड यील्ड के बारे में तो वो है 0.23%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 0.93% दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो व्हर्लपूल इंडिया लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ होम अप्लायंसेज। The company is primarily engaged in manufacturing and trading of refrigerators, washing machine, ACs, microwave ovens and small appliances। ये तो आपको पता ही है, काफ़ी यहाँ पर पॉपुलर ब्रांड नेम है व्हर्लपूल का। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड हमें लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में जो रेवेन्यू थी वो थी 4.84 करोड़, जो कि बढ़कर 7.4 करोड़ हो चुकी है 2020 में। अगर बात करें प्रॉफिट के बारे में तो वहाँ पर भी कंटिन्यूसली हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। 0.31 करोड़ का प्रॉफिट हमें 2017 में देखने को मिला था, जो कि बढ़कर यहाँ पर 2020 में 0.49 करोड़ हो चुका है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं, वहाँ पर कैसी सिचुएशन दिखाई देती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 13.13%, जबकि व्हर्लपूल की 13.55% दिखाई देती है और मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 9.44% से बढ़कर 15.4% हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी मार्केट में 15% का मार्केट शेयर होना बहुत ही अच्छी बात दर्शाता है। इंडस्ट्री की नेट इनकम है 19.57%, जबकि व्हर्लपूल की उसकी थोड़ी कम हमें यहाँ पर दिखाई देती है, 18.42% दिखाई देती है। अगर इसे अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स पर कंपेयर करें ग्रोथ व्यू पर तो आप देख पाएंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले हमें अच्छा परफॉर्मेंस ही देखने को मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 13 में और फाइनेंशियल ईयर 14 में हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नजर आया था, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वाला स्टॉक हमें ये दिखाई देता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.99%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के पास है 8.28% की होल्डिंग, DIS के पास है 11.28% की होल्डिंग, FIS के पास है 3.47% की होल्डिंग, अदर पार्टीज यानी हमारे आप जैसे लोगों के पास है 10.24% की होल्डिंग। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ और रेशियोज और परसेंटेज को भी जान लेते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 11.22%, जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है 7.94%, जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके रिटर्न रेशियोज के बारे में तो ROE है 19.12, जो कि पिछले साल से यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा बढ़ोतरी तो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन देखने को मिलती है। ROCE है 24.09, जो कि पिछले साल से कम हुआ है। अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में तो 11.24 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आता है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर बात करें लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में तो करंट रेशियो है 2.09, जो कि 1.8 हमें यहाँ पर दिखाई दिया था, तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। करंट रेशियो 1.5 से 2 के आसपास रहता है, तो हम कह सकते हैं कि लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बनी हुई है, कंपनी पर ज़्यादा प्रेशर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्विक रेशियो है 1.33, जो कि पिछले साल 1.15 दिखाई दिया था। अगर बात करें इसके लेवरेज रेशियो के बारे में तो ये बहुत ही अच्छी बात है
कि डेट टू इक्विटी एकदम टोटली जीरो है, कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, पहले भी नहीं था और यहाँ पर अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 33.89, जो कि पिछले साल 69.92 दिखाई दिया था। एसेट टर्नओवर रेशियो 137.43 है, जो कि पिछले साल 145.42 था, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5, जो कि पिछले साल 6.07 दिखाई दिया था, तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर बात करें इसके ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो 3 ईयर CAGR सेल्स का परसेंटेज है 11.36%, जो कि हमें पिछले साल 17.03 दिखाई दिया था, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अगर 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 16.54 हो चुका है, जो कि 14.5 हमें दिखाई दिया था। अगर बात करें डिविडेंड्स के बारे में तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि काफ़ी समय से इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन पिछले 4 सालों से 2017, 18, 19 और 20 में हमें कंसिस्टेंटली डिविडेंड देता आया है। अगर बात करें बोनस के बारे में तो आप देख पाएंगे कंपनी ने कई बार बोनस भी दिया है। और स्प्लिट की बात करें तो कंपनी ने अभी भी एक भी स्प्लिट यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर हमें स्प्लिट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर ही दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब हमें भारी गिरावट देखने को मिली थी तब स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 1300 के आसपास के लेवल पर, और उसके बाद काफ़ी अच्छी इसने रिकवरी भी दिखाई है। 2250 के आसपास ये पहुंच चुका था, लेकिन वापस हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल रही है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे करंटली ये अपने 100 डेज़ के मूविंग एवरेज, 50 डेज़ के मूविंग एवरेज और 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 200 डेज़ का मूविंग एवरेज यहाँ पर हमें सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दे सकता है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 42.63। आप देख पाएंगे हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला गया था, उसके बाद तेजी देखने को मिली, लेकिन वापस हमें ये नीचे आता हुआ नजर भी आ गया है। अगर बात करें इसके RSI के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 45.87। अगर ओवर द टाइम बात करें तो ओवर द टाइम हमें यहाँ पर वीकनेस ही देखने को मिल रही है, लेकिन 45 हम कह सकते हैं ज़्यादा वीक नहीं है, लेकिन न्यूट्रल टू वीक कंडीशन दिखाई देती है। MACD के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी समय से MACD यहाँ पर हमें सिग्नल्स देने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है, और यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर भी हमें बनता हुआ नजर आ गया है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद तेजी भी दिखाई, लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो अपर बैंड का लेवल है 2263 का लेवल, मीडियन है 2147 का लेवल, लोअर बैंड जो है वो है 2031 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2146 का लेवल, रेजिस्टेंस का लेवल है 2305 का लेवल। अगर बात करें इसके सपोर्ट्स के बारे में तो 2037 के आसपास का पहला पिवट सपोर्ट दिखाई देता है, दूसरा सपोर्ट है यहाँ पर 1879 के आसपास का लेवल। ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है, जब भी करेक्शन इसमें देखने को मिला है तो जो 20 मंथ्स का EMA है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है, और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आता है। तो फिलहाल ये लेवल 20 मंथ्स का EMA कैलकुलेट होकर आता है 1949 के आसपास का लेवल। अब ऐसे में क्या करें, अगर आपने पोजीशन बनाकर रखी है, ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप यहाँ पर अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है ओवरऑल कंपनी अच्छी है, कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मैंने आपको यहाँ पर फिलहाल रेकमेंड भी किया था, 2000 के आसपास रेकमेंड किया था कि आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और उसी दिन काफ़ी ज़्यादा तेजी भी देखने को मिली थी, तो वहाँ पर मैंने ये भी रेकमेंड किया था कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है उन्हें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि 2300 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया है। मार्केट में जब रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक में जब रिकवरी देखने को मिली, तब से ही हमें ये जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दिया है। तो यहाँ पर मैंने सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पर निकलने के बारे में सोच सकते हैं अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। तो फिलहाल तो मेरा मानना है यहाँ पर बाइंग करने का समय आता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर सपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेश बाइंग करनी चाहिए तो कौन से लेवल पर करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है वो है यहाँ पर 1950 से करके 2050 के आसपास का लेवल, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस लेवल पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं और यहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा सपोर्ट जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है चार्ट पर, वो सपोर्ट है यहाँ पर 1800 के आसपास का लेवल। अब देख पाएंगे उसी लेवल के आसपास स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी दिखाई दी। तो यहाँ पर 1750 से करके 1850 का जो लेवल है दूसरा सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है। तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, सपोर्ट के प्राइसेस भी मैंने आपको यहाँ पर
बता दिए, फंडामेंटल एनालिसिस करके बता दिए और दोनों लेवल्स बता दिए। आपके अपने आप यहाँ पर अपने कन्वीनियंस पर कौन से भी एक लेवल पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं या फिर दोनों पर बाय एंड डिप्स करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अच्छा अगर आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।